हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सांसद मछलीशहर ने अपने पैतृक गांव मादरडीह स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ है और हमें इन्हीं के माध्यम से घर बैठे देश विदेश एवं क्षेत्रीय समाचारों की जानकारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं व सभी मीडिया कर्मियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इसी के साथ सांसद वीपी सरोज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज के इस दौर में पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे आप सभी निष्पक्ष और निर्भीक होकर स्वीकार करते हुए अपनी पत्रकारिता करें। परिस्थितियों से डरने या भयभीत चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने काम को आप पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करते रहें। सुनिए पूरी बातचीत में और क्या कुछ बोले सांसद वीपी सरोज। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज 30 मई है। आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस पूरे संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। आज पत्रकारिता हम सभी के लिए एक बहुत चैलेंज का विषय है। आज उसी पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं मछलीशहर संसदीय क्षेत्र के सांसद वीपी सरोज साहब के पास। आज हम चल करके हम और हमारी टीम उनके आवास पर आई है। आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आपके यहाँ आए हैं आपके संसदीय क्षेत्र के लिए। जिस तरीके से सरलता और सहजता से आप लोगों से जुड़े रहे और क्षेत्र के विकास के लिए आपने काम भी किया और इवन हमेशा सरकार तक पहुंच करके क्षेत्र की समस्याओं को आपने रखा है। चूंकि आज एक बहुत बड़ा विषय है, हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आज उसी पर एक उद्बोधन हम आपका एक विचार चाहते हैं कि पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहते हैं और पत्रकार आज कितना बड़ा चैलेंज है, उसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सर बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हिंदी पत्रकारिता से जो जुड़े लोग हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि आप सब लोग जो है विपरीत परिस्थिति में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चैनल हैं, मीडिया के माध्यम से देश की विदेश की खबरों को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे मैं देखता हूं न्यूज तो मैं हमेशा देखता रहता हूं और मैं देखता हूं जहां विपरीत परिस्थिति में कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं वहां पर हमारे पत्रकार जान जोखिम में डाल करके पहुंच जाते हैं। देश की कोई आपदा आई जहां और लोग नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन वहां हमारे पत्रकार पहुंचने का काम करते हैं। और जब सुबह हम सो करके उठते हैं तो न्यूज जो है जन जन तक अगर पहुंचाने का पूरे देश विदेश का काम करते हैं तो ये पत्रकारिता जगत के लोग करते हैं। इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। इनको जो है प्रमोट करने की आवश्यकता है कि आज जो मैं देख रहा हूं कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, कहीं न कहीं कुछ कमियां पत्रकारों में, आप लोग देश के चौथे स्तंभ माने जाते हो तो कहीं न कहीं कुछ कमियां नजर आती हैं। उस कमियों को सुधारने की आवश्यकता है कि हमारे पत्रकार भाई निष्पक्ष होकर के और सही चीजों पर चर्चा करें और जन जन तक जो सही चीजें हैं उनको पहुंचाने का काम करें। प्रायः देखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसे लोगों के विषय में भी बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है कि जो आदमी दोषी रहता है उसको कभी कभी निर्दोष भी बता दिया जाता है। तो उससे जो है हमारे पत्रकारिता जगत से जुड़े जितने भी हमारे पत्रकार लोग हैं वो ये सब चीज़ों से बचे कि यहाँ की देश की जनता, विदेश की, पूरे विश्व की जनता आप लोगों के ऊपर बड़ा भरोसा करती है, विश्वास करती है कि आप जब जो भी दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं उसको सत्य मानती है और सही मानती है और शासन प्रशासन उस बात को सही मानता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शासन प्रशासन को नहीं मालूम रहती है उसको भी आप जो है उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोग जो है इसी तरह आगे बढ़ते रहें, लोगों की जो है बातों को जन जन तक पहुंचाते रहें। लोगों के जो कष्ट है, तकलीफ है, देश के लिए विदेश के लिए जो भी बातें हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। चूंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और कहीं न कहीं ये हम सभी मानते हैं कि पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
जब हम सरकार की व्यवस्थाओं को दिखाने का काम करते हैं, उनके साथ आत्मसात करते हुए उनकी व्यवस्थाओं को दिखाते हैं, तब तो ठीक रहता है। लेकिन वहीं पर जब सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रहती हैं जिससे लोग आत्मसात नहीं करते, जिसे साझा नहीं करते, उस व्यवस्थाओं से जनता भी कहीं न कहीं खिन्न होती है। जब उन चीजों को हम दिखाने का प्रयास करते तो सरकार में बैठे हुए लोग या जनप्रतिनिधि, सांसद हो या विधायक हो या मिनिस्टर्स हो, उन्हें लगता है कि ये पत्रकार महोदय या फिर ये मीडिया जो है इस तरीके का हरासमेंट क्यों कर रही है। तो हम लोग के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। जब हम पक्ष में दिखाते हैं तो हम फिर अच्छे आदमी हैं, हम अच्छे मीडिया वाले हैं। हम जब विपक्ष में सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम करते हैं, जमीन की हकीकत दिखाते हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वाकई में जमीन पर कितनी इम्प्लीमेंट हुई हो, उसका सच कितना है, उसकी सच्चाई जब हम दिखाते हैं तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि मीडिया सरकार की व्यवस्थाओं का शिकार भी होती है। ऐसा प्रश्न हम मीडिया की तरफ से लगाते हैं, क्या वाकई में ये कितना सच है सर? देखिए, आप जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको सच्चाई दिखाना चाहिए, और कहीं जहां ऐसे कोई किसी को लग रहा है कि ये हमारे कमियों को उजागर कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी की कमियों को उजागर करने का काम करते हैं तो वह उस व्यक्ति को चाहिए या उस सरकार को चाहिए कि उस अपनी कमी को जो है सुधारने का काम करे, दूर करने का काम करे। ये तो आप लोग जो है ऐसे काम कर रहे हो कि जो आदमी जिस काम से अनमोल है कि हम, वो हो सकता है कि उस चाहे वह सरकार हो, चाहे हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि हो या मैं ही क्यों न हो, हम अपने ऊपर मान करके चलते हैं कि मैं तो सोच रहा हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कहीं न कहीं कोई कमियां रहती हो। तो अगर मुझसे कोई कमियां है और उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और हमारे मीडिया जगत के लोग अगर उसको उजागर करते हैं और मैं उनके उजागर करने पर अपने आप को सुधारता हूं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के लोगों को। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इतनी सरलता और सहजता से अपनी जवाबदेही को तय करना कि मीडिया को हम हमेशा व्यक्तिगत रूप में प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। उसकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही इस पूरे राष्ट्र के प्रति बनती है। पूरे वर्ल्ड की व्यवस्थाओं की जानकारी हम घर बैठे अगर हमें मिलती है तो कहीं न कहीं मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जवाबदेही को तय किया है। आइए हम बात करते हैं कि आपने, चूंकि आपका 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, आपके संसदीय क्षेत्र का सांसद का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, आइए उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। सर, मछली शहर के आप संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, 1 साल का कार्यकाल भी आपने पूरा किया है। जनता का जो एक रिस्पेक्ट रहा है, चूंकि 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो जनता में फ्लो आया, एक ऐसी विचारधारा आई कि बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत कुछ बदलना सा नजर आया। इसी नाते शायद 2019 में फिर जनता ने उनको फुल मेजोरिटी की सरकार दिया और उसी में आप भी संसद चुन करके आए। तो आपका जो, आपके क्षेत्र की जनता का जो रिस्पेक्ट एक सांसद से बनता है, उसको कितना आपने पूरा किया है और क्या खामियां रह गई, अभी भी क्या कमियां रह गई, सब बताएं। देखिए, आप अभी यहाँ पर जब आए तो आपने देखा जी, ये इस समय आप हमारे यहाँ जब पहुंचे तो उस समय 12:30 बजे जी। तो आप जब यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा कि यहाँ पर कितनी जनता बैठी हुई थी। जी। मैं सुबह 7 बजे बैठता हूँ, 7 बजे बैठ करके यहाँ जितनी जनता इकट्ठी रहती हैं उनकी समस्या को सुनता हूँ, निस्तारण करने का काम करता हूँ, और उसके बाद मैं तब जाकर के नहाने धोने का काम करता हूँ। फिर उसके बाद में भी पता चलता है कि कुछ लोग और आए हैं, तो मैं यहाँ दिन भर जो है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पालन करना है, जब विपरीत परिस्थिति में बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और बहुत कहीं जरूरत होता है तभी मैं जाता हूँ। बाकी जनता की ही सुनवाई में मैं लगा रहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनता की सुनवाई करते रहें। और जैसा कि आपने कहा कि 1 साल में जो मेरे क्षेत्र में क्या हुआ, हमने काफी जो है हजारों जो है हैंडपंप अपने पूरे लोकसभा में लगवाने का काम किया है। 1,500 के ऊपर मैंने सौर ऊर्जा लगवाने का काम किया है। हजारों हमने ट्रांसफार्मर जो है क्षमता वृद्धि करवाने का, उनको बदलवाने का काम किया है। और कम से कम 30-40 जो है हमारे निधि से जो है संपर्क मार्ग जो है बन चुके हैं। और काफी जो है रोड का मैं अपने प्रस्तावित जो अपने विभाग जो है
डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्य जी को लोक निर्माण मंत्री जो हमारे हैं उनको लेने का काम किया है। हर पहलू पर हम लोग ये देख रहे हैं और जो ये वैश्विक कोरोना महामारी अपने देश में जो अभी आई है इस पर भी हमने अपना 11 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में देने का निधि का काम किया है और 11 माह का वेतन दिया हूँ। और ये जब बीच में मैंने देखा कि गरीबों को राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जो भूखे रह रहे थे, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि आप लोग जहां हैं वहां चिंता करिए कि कोई भी गरीब भूखा ना सोने पाए। उसको चिंता करते हुए हमने 300 क्विंटल के ऊपर जो है खाद्यान्न सामग्री किट बना करके हमने लोगों तक पहुंचवाने का काम किया है। यह सब रेगुलर चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ और 2014 से सरकार बनी। अभी हमारा 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ, पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बनी और सरकार बनी तो आपने देखा कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में करके दिखाने का काम किया। आपने धारा 370 कभी सोचा था? इतनी सरकारें बनी जब से देश आजाद हुआ, किसी ने हटाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये दृढ़ निश्चय जो उन्होंने अपने एजेंडे में लिया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निश्चय लिया था उसको करने का काम किया। धारा 370, 35A, 3 तलाक, राम मंदिर का मुद्दा आपने देखा 500 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष से जो नहीं हुआ वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही थी कि कौन सी सरकार यह व्यवस्था दे सकती है, शासन प्रशासन की व्यवस्था संभाल सकती है। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसका पालन करते हुए राम मंदिर का भी जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह भी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में यह पूरा होने जा रहा है। तो एक इतिहास हो रहा है कि जो 500 वर्षों में नहीं हुआ, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, जो भारत देश जब से आजाद हुआ है वह हो रहा है। आज देखिए, आज वैश्विक महामारी कोरोना जो फैला हुआ है और ये अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दूरदर्शिता नहीं दिखाए होते तो आज यहाँ पर जो है कई लाख लोग जो है पीड़ित होते, कई लाख लोग मर जाते। इनकी जान बचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, पूरे हमारे देश के लोगों की जान बचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्योंकि आप अमेरिका को देख लीजिए, जब साथ में ही स्टार्ट हुआ, अमेरिका कहाँ पहुंच गया, जबकि वहाँ की जनसंख्या हमसे चौथाई है कि नहीं है? 35 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या है, हम 130 करोड़ हैं। और जो है आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो आज हम 50 लाख होते, पीड़ित होते, दुखी होते, यहाँ लोग मरते रहते। ये सब तो हमारी सरकार के लोग कर रहे हैं, सबको चिंता करने का काम कर रहे हैं। आज 20 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया यहाँ के लोगों के लिए, देश के विकास के लिए। गरीबों की चिंता कर रहे हैं कि गरीबों का, मजदूरों का कैसे विकास हो। मनरेगा में आज हमारे महाराज जी ने 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। 57,000 करोड़ रुपया उन्होंने जो है सूक्ष्म, लघु और मीडियम उद्योगों के लिए देने का काम किया है कि जिससे यहाँ के गरीब मजदूर किसानों को रोजगार मिले। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। सर, एक सवाल मैं रोकना चाहूंगा, कहना चाहता हूँ, इस कोरोना वायरस का जहाँ पर 23 मार्च से स्टार्ट हुआ, 23 मार्च को ही उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया, फिर उससे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। आज 4 लॉकडाउन का वो स्थिति समाप्त हो रहा है। आज 31 मई है। जो प्रवासी, जो गरीब मजदूर जो अपने गांव को छोड़ करके दूसरे राज्यों के बड़े बड़े शहरों में जाकर के अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी करते थे, आज उनकी स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जब उन्हें बैक टू होम आना हुआ तो उन्होंने बहुत दर्दनाक स्थिति को झेला। इस कोरोना वायरस में जो प्रवासी लौटे
क्या ये मान लिया जाए या फिर हम एक चार्ज लगाते हैं, हमारी मीडिया की तरफ से हम एक चार्ज लगाते हैं कि सरकार इस बड़ी चुनौती को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाई, बड़ी सरलता से और सहजता से उसको क्यों इजी गोइंग नहीं कर पाई। कहीं न कहीं लाखों करोड़ों प्रवासी जो लौटे वो बहुत दर्दनाक स्थिति को झेले, कहीं न कहीं भूख से झेले, वो कहीं न कहीं पैदल हजारों किलोमीटर वो पैदल भी चल करके आए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था और एक बड़ा प्रश्न भी लगा। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर आप देख रहे हैं कि ये इससे हमारा भारत देश ही नहीं, इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अब धन्यवाद देना चाहूंगा कि बार बार आप लोग मीडिया के लोग हो, सारी बात तो आप जानते हो कि उन्होंने बार बार जहां भी जिस प्रदेश में हमारे उत्तर भारतीय लोग रहे हैं हर प्रदेशों को उन्होंने ये अवगत कराने का काम किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जहां जिस राज्य में हैं उनके खाने की, रहने की और सही सलामत उनको उत्तर प्रदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी वह लें और उनका जो भी खर्चा आएगा यह जो है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाने का काम करेगी। आप लोगों ने इस बात को सुना भी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उस बात पर बार बार जो है कहते हुए अटक भी रहे। कितने जब उन्होंने देखा कि जो सरकारों से हमने जो स्टेट सरकारों से निवेदन किया वह सही ढंग से पालन नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने माध्यम से बसों भिजवाने का काम किया, उससे भी मंगवाने का काम किया। और सरकार हमारी जो केंद्र में बैठी हुई है उन्होंने भी जो है काफी हर सरकार को जो है कहा कि हमने स्वयं की मजदूरों की चिंता करें, श्रमिकों की चिंता करें। हमने स्वयं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे आदरणीय कृपा शंकर सिंह पूर्व जो गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं था और महाराष्ट्र की राज्य की बात कर रहा हूं कि वहां के जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख भी रहे और रवि किशन जी हमारे सांसद वह भी उस लाइन में जुड़े और दीदी रीता बहुगुणा जोशी भी रही और हम सब लोगों ने इस बात को वहां की सरकार से भी कहा। ज्यादा करके महाराष्ट्र में ये स्थिति पैदा हुई और जब महाराष्ट्र में क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और वहां हमारे उत्तर भारतीयों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और जो है मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जब इस बात को संज्ञान में लिया गया तो जितने हमारे उत्तर भारतीय हैं वहां भी वो लोगों ने अपने उत्तर भारतीयों के खाने की चिंता, रहने की चिंता, भेजने की चिंता, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने चिंता किया और आप लोगों ने देखा कि ये इनको हम बार बार रोक भी रहे थे, मीडिया के माध्यम से रोक रहे थे। उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं खुद गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि ये जो श्रमिक पैदल चल करके आ रहे हैं इनको आने की व्यवस्था की जाए क्योंकि हमारी सरकार कह रही है कि जितने उत्तर प्रदेश की जो भी व्यवस्था का खर्चा आएगा वह सरकार उठाएगी, इस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन हमारे श्रमिक जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाए। लोग इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उनको समझाया नहीं जा सका। ट्रकों में पैदल वो इसी चिंता करते रहे कि मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश पहुंच जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में सारी अच्छी व्यवस्था हमको मिलेगी और हम वहां सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहने की चिंता थी कि उत्तर प्रदेश में हम रहेंगे, अपने गांव रहेंगे, घर में रहेंगे तो वहां भूखा नहीं मरेंगे। इस बात को लेकर के जो है वहां से श्रमिक लगे हैं और आज स्टेट सरकार, केंद्र सरकार दोनों इस पर चिंता कर रही है। कोई भूखा नहीं रहने पाएगा, इस बात को सरकार हमारी जो है सोच रही है, चिंता नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे बीपी सरोज साहब, बड़ी बेबाकी से अपनी बात और अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही को आज पूर्वांचल लहर से बात करते हुए आपने तय किया। बहुत अच्छा लगा। आपने अपने संसदीय क्षेत्र में आपके जो क्रियाकलाप रही, जो एक्टिविटीज रही, उन सारी चीजों को हमारे पूर्वांचल लहर को बताने का काम किया। साथ में इस कोरोना वायरस का जो दर्दनाक स्थिति पूरा देश इस दंश को झेल रहा है, वहां पर भी सरकार और पार्टी के द्वारा जो एक जवाबदेही तय होती है उसको भी पॉइंट टू पॉइंट बताने का काम आपने किया और इस बड़े चैलेंज को भी स्वीकार किया। आज भी जिस तरीके से यहाँ पर अपने आवास पर जनता दर्शन में आप लोग चल करके अपने संसदीय क्षेत्र हो या फिर दूसरे संसदीय क्षेत्र के लोग आज भी आते हैं और आज भी अपनी और समस्याओं को रखते हैं और क्षेत्र की समस्याओं पर वो सुनवाई भी करते हैं और बेबाकी से अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं को खत्म भी कर
करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो एक सरल और एक सहज सांसद हमारे बीच बैठे थे बीपी स्वरूप साहब। पूर्वांचल लहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज हम सभी पत्रकारों को बधाई भी दिया, सबको संदेश भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी राकेश मौर्य के साथ मैं रामकुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर।